दोस्तों आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम नॉलेज सीरीज़ में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। आज एक अहम और टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन। हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन की सिचुएशन क्या है, उसके इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहे हैं और ये किस दिशा में जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने आज बात करने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर वेदत चक्रवर्ती जी को इनवाइट किया है, जो फॉर्मर वाइस चांसलर विश्व भारती शांति निकेतन है। सर, आपका हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस नॉलेज सीरीज में वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आदाब। थैंक यू। मैं गर्वित हूँ क्योंकि आपने मेरे को बुलाया और मेरा जो बातचीत करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं मानू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब और जो कंडक्टर है इम्तियाज भाई, आप लोगों का भी मेरा आदाब। इससे पहले कि हम लोग फॉर्मल टॉक शुरू करें, मैं अपने गेस्ट और अपने एक्सपर्ट का, अपने रिसोर्स पर्सन का आप तमाम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराना मुनासिब समझता हूँ। प्रोफेसर वेदत चक्रवर्ती जी हिंदुस्तान के चंद मशहूर सोशल साइंटिस्ट में से एक हैं। आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी किया है और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि वो 40 साल से टीचर की हैसियत से पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा आपको पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में है, जिनमें अमेरिका भी है, लंदन भी है, सिंगापुर है, जर्मनी है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में आप प्रोफेसर की हैसियत से काम कर चुके हैं। तो चलिए आज उनसे हम लोग हायर एजुकेशन और उसके इम्प्रूवमेंट कैसे होंगे और हायर एजुकेशन का समाज के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का समाज के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, इन तमाम विषय पर आज उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले आपसे हम लोग ऐसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हैं? इम्तियाज भाई, पहले तो मैंने आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, ऐसा एक टॉपिक चुनने के लिए जो इस टॉपिक के साथ मेरा एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैंने 40 साल पढ़ाया और मेरा सबसे बड़ा परिचय है, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का होने के नाते मैंने हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय को देखने का मौका मिला और विदेश में भी कई यूनिवर्सिटी मैंने देखा जहाँ मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मेरा जो सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ एंड ये कहना चाहता हूँ, मैं हरबंस राय बच्चन का एक छोटा सा कविताएं मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से मैं हर दिन का इंस्पिरेशन मेरा मिलता है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कभी कमी रह गए, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वाह वाह, क्या बात है। जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। वाह वाह, क्या बात। पहले जो कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन के बारे में बहुत सारा चुनौती है, जो चुनौती को निपटना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए एक दिल का एक इरादा, मतलब इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इसको कैसे हम झेले सही रूप से और इससे हम कैसे बाहर निकाले, यही हम लोगों का इरादा होना चाहिए। बिल्कुल। मैं पहले एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हायर एजुकेशन के बारे में सोचने से पहले मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। आप देखिए, हम लोग सभी लोग चावल खाते हैं, आप जानते हैं बंगालीज, आप लोग सभी लोग चावल खाते हैं।
तो चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, पानी चाहिए और दूसरा गरम करने का एक कुछ इंतजाम होना चाहिए गरम करने के लिए। कभी गैस स्टोव हो सकता है, कुछ चूल्हा हो सकता है। तो इंग्रेडिएंट, ये सब इंग्रेडिएंट चावल बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या किया, मैंने कच्चा चावल खा लिया, गरम पानी पी लिया। हाँ, तो इसमें कि राइस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि राइस बनाने वाला एक चाहिए जो ध्यान देंगे चावल ज़्यादा गल ना जाए, चावल सही पके, वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली मैं कहता हूँ हायर एजुकेशन में इंग्रेडिएंट्स तो है हमारा पास, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर कई की जगह में है, अच्छे टीचर कई की जगह में है, अच्छे किताब कई की लाइब्रेरी में है, लेकिन पढ़ाने वाला तो इन जो मतलब सिखाएंगे, जो ट्रांसमिट करेंगे नॉलेज को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये पढ़ाने वाला में अर्थात ये प्रक्रिया में जो पढ़ाने वाला का जो रोल होता है वो सबसे क्रिटिकल रोल होता है। जैसा चावल के मम्मी का रोल सबसे क्रिटिकल होता है, मम्मी सही देखता है और नहीं तो बीबी देखता है चावल गल गया कि नहीं। सिमिलरली ये जो टीचर होता है, टीचर का मम्मी का रोल निभाना पड़ता। इसीलिए मैं आज के हिंदुस्तान में जो मैं देख रहा हूँ, किसी तरह ये इसका कारण कई है। इसका का कारण समाज में भी एक डेकाडेंस आ गया, आप उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टीचर को इम्प्रूव करने के लिए जो तरीका होना चाहिए, समहाउ और द अदर वो तरीका हम लोग ठीक से निभा नहीं पा रहा है। और इसीलिए जो टीचर है, वो टीचर का क्वालिटी धीरे-धीरे घटता जा रहा है। और टीचर का क्वालिटी अगर घटता जाए, तो अगले पीढ़ी का जो टीचर, जो स्टूडेंट अगले टाइम में टीचर बनेंगे, उसका क्वालिटी भी घटते जाएँगे। इसीलिए मेरा जो सोच है, मेरा जो महसूस है घूमने के बाद हिंदुस्तान में स्पेशली, जहाँ पे हम लोग इसमें नज़र नहीं दे रहा है। आप इसका बाद जब आप सवाल पूछेंगे, भाई क्यों? इसके लिए कारण है, मैं कार्बा सच बोलना चाहता हूँ, बिटर ट्रुथ, क्योंकि ये हम लोगों को बोलना चाहिए। इसके लिए हमें लगता है जो सबसे जिम्मेदार मैं ठहराऊंगा, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे मेरिट के बारे में, मतलब आपका काबिलियत नहीं दिखा जाता है। आपका साथ मेरा क्या रिश्ता है, कोई पॉलिटिकल लीडर का साथ, कोई पॉलिटिकल दादा का साथ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब काबिलियत और कैपेबिलिटी ये सेकेंडरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जितना लोगों को आजकल इस शिक्षा में आ रहा है, ये लोग ज़्यादातर लोग इस तरीका निभा के नौकरी में आ रहा है। और दूसरी बात जो दिल्ली विश्वविद्यालय मैंने देखा, जेएनयू में जो देखा मैंने, यहाँ के लोगों का पहला प्रायोरिटी है यूपीएससी करना, कलेक्टर बनना। कलेक्टर जब नहीं बन पाते हैं, तब ये लोग टीचिंग एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जनरली स्पीकिंग, एक आध लोग होता है टीचिंग के लिए चाहता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग मैंने देखा, अगर दिल्ली में आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा, कई जगह है, मुखर्जी नगर का कई जगह है, वहाँ पे इतना भीड़ रहता है, जितना स्टूडेंट आता है 90% स्टूडेंट वहाँ पे कोचिंग के लिए है, क्योंकि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है। तो इसके लिए टीचर का जो क्वालिटी, हम लोगों के पास फर्स्ट रेट क्वालिटी नहीं आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये दो कारण हम लोग जब सही तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, इसके साथ इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो आप क्या बनोगे, ये तो आपको दिमाग से पहले ही सोचना चाहिए। तो इसलिए आजकल टीचिंग जॉब में देखो तनख्वाह कम नहीं मिल रहा है, एंड वी टीचर्स, हमें लगता है ज्यादा हम लोग वी गेट व्हाट वी डोंट डिजर्व। मैं ये भी कहता हूँ, जितना तनख्वाह हम लोग है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उतना मेहनत हम नहीं कर रहा है। और टीचिंग ऐसा एक जॉब है जो, और दुनिया में कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, हाँ, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। फिर भी हम पढ़ते नहीं। तो इसलिए मैं वैसा, ये जो आपने जो बताया कि हायर एजुकेशन का डिक्लाइन, ये डिक्लाइन हमें लगता है इसका कारण बहुत है। मैंने 2-4 कारण, मोटा-मोटा कारण आपका बताया।
तो आप जैसे ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को जो है उसको हमको ठीक ठीक तरीके से उसको सही करना है। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में है उनको सुधारने की ज़रूरत है, कुल आप ये कहना चाह रहे थे। तो सर अब अभी जो है एनईपी आया और एनईपी में हायर एजुकेशन को के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स बताया गया, बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि एनईपी के ज़रिए से कितना सुधार हो सकता है या हो रहा है? आपका उसके बारे में क्या व्यू है? देखिए इम्तियाज़ भाई, एनईपी के बारे में मेरा जो व्यू है, ये व्यू शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एनईपी के साथ जुक्त था। जो 68 में कोठारी कमीशन बना, उसके बाद 86 में बना, उसके बाद 92 में रिविजन हुआ। उसके हिसाब से एनईपी तो जरूर एक नया कदम है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन मुश्किल क्या जानता है, ये एनईपी को मैं कहता हूँ एक काट एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट। ना काट एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट क्यों कह रहा हूँ? इफ यू लुक एट दी प्रियम्बल, मतलब जो शुरुआत में जो एनईपी का जो उद्देश्य के बारे में कहा, पर्पस के बारे में कहा, वो है एक आइडियलिज्म को हुँ, आगे बढ़ाने का तरीका। मतलब एनईपी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसुइंग सर्टेन आइडियल्स जो हिंदुस्तान में जो फैले हुए। जैसा देखिए, यहाँ पे बहुत क्वालिटी का बात कर रहा है। जैसे आपने एथिक्स का बात कर किया, देन इंक्लूसिवनेस के बात किया, सिनर्जी बिटवीन एक्टिविटीज एट द ग्रास रूट्स एंड लर्निंग के बारे में बात किया, यूनिटी का बात किया, नर्चरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स बात किया, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका बाद आपने जब एनईपी शुरू हुआ, एनईपी का जो असली जो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में जो शुरू हुआ, वो बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड से लिया गया, ले आएँगे। स्पेशली अमेरिका वर्ल्ड से लिया गया। जैसे मान लीजिए, देखिए, अब मैं आपको एक मोटा-मोटा 2-4 बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एग्जिट पॉलिसी का बात किया गया। तो एग्जिट पॉलिसी का बात करने के बाद आपने मान लो अंडर ग्रेजुएट में 2 साल का बाद कोई बाहर चले गए, उसका बाद 5 साल में जब आ जाएँगे, एक तो उसका जो पढ़ने का जो इरादा, वो बहुत कम हो जाएगा, एक। और दूसरी बात है, बाय दैट टाइम सिलेबस भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल मिल बाय दैट सकता है। टाइम कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए इसका कामयाब होंगे कि नहीं, इसके बारे में मेरा संदेह है। और बिल्कुल। जो बच्चे बाहर जाएँगे, वो करेंगे क्या? अमेरिका में कोई बच्चे जो गैप ईयर लेते हैं, ये लोग मैकडॉनल्ड में काम करते हैं, ये लोग रास्ता साफ भी करते हैं, ये लोग ट्यूब मेल अंडरग्राउंड ट्रेन भी साफ करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा बच्चा को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वो काम करना मेरे का बस का काम नहीं है, क्योंकि हमारा उसके साथ कास्ट का सिलसिला जुड़े हुए, आपका अशरफ अल्ताफ का वो डिस्टिंक्शन भी जुड़े हुए। इसलिए हिंदुस्तान का जो कल्चरल सेटअप, जो कल्चरल एम्बियंस है, इस एम्बियंस के साथ एनईपी का ये जो एग्जिट पॉलिसी ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। बैठ नहीं पा रहा है। दूसरी बात कह रहा है, एनईपी के बारे में कहा कि लोगों को में एक जागरूक आएंगे पढ़ाई के बारे में। भाई जागरूक कब आएंगे? जब जागरूक आएंगे, जब आपका इंटरेस्ट हो तब ना। तो इंटरेस्ट ऐसा, हाँ, अगर मान लीजिए बच्चों का आप कहे भाई आपको दिन में 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे थोड़ी सुनेंगे। बट आपको 2 घंटा पढ़ने के बाद कहेंगे भाई एट द एंड ऑफ 2 घंटा आपको कुछ नतीजा दिखाई देगा, तभी बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन तभी बच्चा नतीजा आप नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कुछ हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हर देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब जगह में है। जगह है। जगह में ये एड्रेस करने के लिए तरीका भी ढूंढ रहा है। एंड बाहर में जो संभव है, हिंदुस्तान में वो संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आप करोगे उसका साथ हिंदुस्तान का जो ग्राउंड रियलिटी के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तभी एजुकेशन विल बिकम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपलिफ्ट। तो ये अपलिफ्ट करने के लिए जो जो करना चाहिए उसके बारे में एनईपी नियरली साइलेंट, एनईपी कुछ कहा नहीं ये। लेकिन हाँ, आप जानते हैं, आपका वाइस चांसलर साहब भी इसके बारे में पता है
ये हर दिन हम लोगों को रिपोर्ट भेजना पड़ता है, कितना हुआ, ये इतना परसेंटेज किया हुआ, भाई ये सब लेख में रह जाता है। लेकिन जब ग्रास रूट्स में आओगे तब देखोगे कि स्टूडेंट्स का जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, जो असफलता, चुनौती, ये सब बिल्कुल मिसिंग है। इसको इनकलकेट करना पड़ेगा। इसको इनकलकेट करने के अलादीन का चिराग नहीं है, ये भी एक आपका मेहनत से ही होगा, आपका तरीका से ही होगा, वो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वो एनईपी हम लोगों को ढूंढने में मदद नहीं कर रहा है। सर आपके पास अगर कुछ सॉल्यूशन हो, थोड़ा बहुत कुछ अगर बता सकें, कोई पॉइंट दे सकें, तो हम लोग आम जो हमारा ऑडियंस है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस सिस्टम। नहीं, देखिए, पहला बात मैंने कहा, एनईपी के बारे में मैंने लोगों को बधाई दिया, राधाकृष्णन साहब को बधाई दिया, क्योंकि कम से कम 86 में जो कोठारी कमीशन से ये काफी इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है एक जी। ऐसा एक ठोस कदम जिसमें लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया। तो एनईपी, उस हिसाब से मैं एनईपी को वेलकम करता हूँ। एनईपी में बहुत कुछ डेफिशिएंसीज है, जो डेफिशिएंसीज में हम एड्रेस कर पाएंगे जब आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन एक यहाँ में क्या हो रहा है, भाई 2020 में हम लोग तो एनईपी ले लिया, उसका बाद उसका रिविजन प्रोसेस। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन तो थोपा जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन थोपा जा रहा है। भाई ये हो गया, ये यूनिवर्सिटी वीसी को कहा गया, अब ये करना पड़ेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ करना चाहिए, लेकिन करने के लायक है ये तो पूछना पड़ेगा ना। ये तो भाई आप एग्जिट, जैसे एग्जिट पॉलिसी का मैंने लिमिटेशन आपको बताया, ये एग्जिट पॉलिसी का लिमिटेशन हम कैसे एड्रेस करेंगे? तो इसीलिए इसको नया तरीका से ढूंढना, सोचना पड़ेगा। लेकिन समहाउ द अदर, ये जो पॉलिसी मेकर्स और जो ग्रास रूट्स में काम करते हैं, मैं टीचर्स का बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूँ, मैं ये दोनों में ना जो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये कनेक्टिविटी बिना एनईपी को हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। एनईपी का जो आपने बताया, जो कुछ तरीका ऐसा थोड़ी आता है, ये थोड़ी अलादीन का चिराग है। ये तरीका आपस में चर्चा करके ही तभी निकलेगा, कभी निकल एंड आएगा। वो नहीं हो रहा है। और इसमें एक चीज जो बताया गया है कि ये जो एनईपी है बेसिकली ग्लोबल मार्केट एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो सर आप उसके बारे में क्या बोलेंगे कि क्या हमारा जो एनईपी है वो ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के साथ मैच कर रहा है, या उसमें हमको और सुधार की जरूरत है? नहीं भाई साहब, एक चीज मेरे को बताओ, अगर आपको यहाँ पे आके आपने यूनिवर्सिटी में आके आप बच्चों को कहो कि भाई यहाँ पे आके हम फिश एंड चिप्स देंगे, आपको रोटी नहीं देंगे, आपको दाल नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे, बच्चों पसंद करेंगे? तो एनईपी का जो ग्लोबल मार्केटेबिलिटी का बात कर रहा है, आपको पहले आपने आपने अंदर झांकना पड़ेगा। आर वी कॉम्पिटेंट टू कॉम्पीट विद द ग्लोबली educated, globally taught, globally enriched students? मैं कहूंगा ना। I'm not talking about ऐसा एरेगेरे यूनिवर्सिटी all over the world. I'm talking about the top. टॉप यूनिवर्सिटी। आप ये दुख की बात नहीं है, ये 500 यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 500 इंस्टीट्यूट में हिंदुस्तान का एक दो इंस्टीट्यूट है, बट दे आर वेरी एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे अमीर बाप का बेटा नॉर्मली जाते हैं, और जो अच्छे स्कॉलर है, अच्छे दिमागदार है, उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली अमीर बाप का बेटा जाता है। आज हिंदुस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इतना क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ गया? बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बाप खर्च करने के लायक है, वो बच्चों को ही भेजते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी का हालत बहुत खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए एनईपी का जो ग्लोबल मार्केटेबिलिटी के बारे में जो ख्वाब हम लोग देख रहे हैं ना, ये ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंट वर्कर्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। तो इसीलिए वो एनईपी ऐसा एक चिराग नहीं है जिस चिराग में जलाओ और तुरंत आपको महल बना देंगे। एनईपी के करने के लिए जिस तरह माहौल चाहिए, वो माहौल है ही नहीं यहाँ पे। और दूसरी जो मैंने बताया पहले, ह्यूमन रिसोर्सेस, इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए।
उसके लिए मैंने बताया, अगर बाद में मौका मिले समाज के साथ क्या गहरा संबंध है वो भी आप लोग को एड्रेस करना पड़ेगा। तो सर हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात कर लिए, अब हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग ज्यादातर लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट से तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है। तो इसका रिpercussion क्या होगा? किधर जाएगा हमारा ये मुल्क अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो? नहीं इम्तियाज भाई, मैं बच्चों को जो सोच हो तो मैं समझता हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों में आपने देखेंगे, जो हमारा जनरेशन का बात कर रहा हूँ, आप तो मेरे से कई जनरेशन का बाद आपका जन्म हुआ, तो हमारा जनरेशन में नौकरी मिलने के बाद हम वही नौकरी में रह जाते। मैंने टीचर था, मेरा पिताजी भी टीचर थे, तो एक तरह पिताजी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आया, मैंने टीचिंग जॉब ज्वाइन किया, आज भी टीचर ही हूँ। लेकिन आजकल बच्चों में ये है नहीं, ये नौकरी, एक नौकरी से दूसरा नौकरी, दूसरा तीसरा नौकरी जाते रहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बच्चे लोग टेक्निकल एजुकेशन में जा रहा है। और हिंदुस्तान में आप जानते हैं, हिंदुस्तान में हम लोग ज्यादातर सर्विस में बहुत पैसा कमाता है। जो फॉरेन रिसोर्सेज आता है इसमें सर्विस में, जैसे देखिए कॉल कॉल सेंटर हिंदुस्तान में, इसमें दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हैदराबाद में ये ज़्यादातर कॉल सेंटर होता है। क्योंकि कॉल सेंटर होने का एडवांटेज यही है, जो पैसा वेस्टर्न लोग वहाँ पे खर्च करेंगे कॉल सेंटर करने के, उसका 1/4 खर्च करके यहाँ पे अच्छा सा कॉल सेंटर चला सकते हैं। क्योंकि हमारा इंग्लिश अच्छा है, लेकिन आजकल फिलीपींस एंड चाइना भी हमारा साथ कॉम्पीट कर रहा है। तो टेक्निकल एजुकेशन से जो होता है उसमें आपको नौकरी तुरंत मिलने का संभावना है। नौकरी कौन किस लेवल के मिलेगा वो तो अलग बात है। जो आईआईटी इंजीनियर जिस तरह नौकरी मिलेगा और एक पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करके नौकरी मिलेगा, दोनों तो एक नहीं होगा, वो तो अलग बात है। टेक्निकल एजुकेशन मेक यू कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग दिस काइंड ऑफ जॉब एंड इसको आपको तुरंत तैयार कर देंगे जॉब मार्केट के लिए। ये सोशल साइंसेस में ये संभावना कम है। जी लेकिन हमें लगता है, देखिए मैं भी सोशल साइंसेस का हूँ, सोशल साइंसेस का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि सोशल साइंस इंसान को इंसानियत के तरफ ले जाते हैं। तो इंसान को इंसान बनाने में सोशल साइंस का बहुत जरूरी है। और जब तक आप इंसान नहीं बनोगे, जितना पैसा आप कमाओ ना की, लेकिन समाज के लिए आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए सोशल साइंसेस पढ़ने का मैंने आप बताया, जैसे लिटरेचर, मैंने पहले हरिवंश राय बच्चन का मैंने स्मरण किया, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ऐसा एक इंस्पिरेशनल पंक्तियां लिखी जो मेरे को इंस्पायर किया, और मेरे हिसाब से कई लोगों को इंस्पायर किया। बिल्कुल। सोशल साइंसेस में जैसे मान लो हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हिंदुस्तान का स्ट्रगल के बारे में कैसे आपको पता चलेगा? अब जब जानकारी नहीं रहेगा तो समाज के साथ लगाव कैसे होगा? तो समाज के साथ लगाव बहुत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सोशल एनिमल, हम लोग ऐसे जंगल में नहीं रहते, हम लोग रहते हैं घर में, यहाँ पे पिता माता है, भाई बहन है, समाज में जहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इसलिए समाज के साथ जुड़ने के लिए सोशल साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इसीलिए टेक्निकल चीज पढ़ोगे तो नौकरी तुरंत मिलेगा, लेकिन नौकरी जब मिलेगा तो आप समाज के साथ लगाव कम हो जाएगा। सोशल साइंस पढ़ने के बाद आपका लगाव होगा, और लगाव के साथ साथ आप समाज का कल्याण भी कर पाओगे, और मार्केटेबिलिटी शायद उतना नहीं होगा जितना आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन मिलने में। बट देखो, आपको तो कहीं ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा ना, ये चॉइस इज योर्स। बट ये मैं नहीं कहूंगा समाज विज्ञान पढ़ने के बाद आपको मार्केटेबिलिटी आपको 0 हो जाएगा, नहीं। बिकॉज हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अच्छा बंदा चाहिए, लिटरेचर पढ़ने के लिए अच्छा बंदा चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए अच्छा बंदा चाहिए। तो इसीलिए नौकरी का कमी नहीं है, कम है कॉम्पिटेंट बंदा का, जो मैं पहले बताया था। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग से ये जानना चाहेंगे, आजकल ये तो सोशल साइंस की तरफ लोगों का रुझान भी कम हो रहा है, तो जब सोशल साइंस की तरफ लोगों का रुझान कम रहेगा तो समाज से और इंस्टीट्यूशन से उसका गैप बढ़ जाएगा और उसकी तरफ लोग कम आएंगे और उसको समाजी अंडरस्टैंडिंग लोगों को कम होंगी।
तो आप उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उसको फिल करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, नहीं, देखिए देखो इम्तियाज़ भाई, इसके लिए तो मेरा एक पेट आंसर है, मैंने जो बार-बार कह रहा हूँ। देखिए हमारा पास ऐसा कोई मैजिक स्टिक नहीं है। बिल्कुल। हमारा पास मैजिक स्टिक नहीं है। ये प्रक्रिया है। ये समाज के साथ जुड़ने का जो सिलसिला, ये एक हुँ, हुँ। प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया somehow the other ये खत्म हो चुका जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में जारी हुआ। उस टाइम हम लोग एक चापलूसी वाला ग्रुप बना दिया। जो लोग अंग्रेज को चापलूसी करते थे, जिसको हम लोग लॉयलिस्ट सब्जेक्ट कहा जाता था। तो चापलूसी वाला सिलसिला आज भी रह रहा है। आज अंग्रेज नहीं आए, लेकिन अंग्रेज के जगह में जो लोग बैठा है, उसके साथ हम लोग चापलूसी करके हमारा फ़ायदा देखते हैं। तो इसीलिए जो है, ये समाज का साथ जो जुड़ने वाला जो मतलब रास्ता और जुड़ने वाला जो जो कनेक्टिविटी, ये हुँ, कनेक्टिविटी करने के लिए हमारा जो टीचर्स का एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है, और दूसरा हमारा जो पॉलिटिशियंस है, ये पॉलिटिशियन का भी जो बहुत बड़ा भूमिका है। आप देखो जो हुँ। आज़ादी में लड़ाई लड़े, ये लोग को हम लोग अभी आज भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम चलो करते वल्लभ हैं। भाई पटेल का बात, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया वल्लभ भाई पटेल। ये तो हुँ, इस तरह बंदा आज पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं हुँ, मैं किसी का पर्सनल बात नहीं लूँगा, 2-4 लोग कोशिश कर रहा है। ये मैं नहीं हुँ, कहूँगा कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करने वालों को कितना कामयाबी होंगे, इसके बारे में हुँ, मेरा दुविधा है। तो इसीलिए टीचर अपना ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है। हम लोग के हिसाब से टीचिंग हैज़ बिकम अ जॉब। इट इज़ अ वोकेशन भाई। टीचर जब रहता है होता है, सुबह से जब तक वो नींद में ना जाते तब तक वो टीचर ही रह जाता है। टीचर ही रह जाता है, टीचर का रहना रोल चाहिए। हम लोग निभा नहीं रहा है। और उसके हुँ, साथ-साथ पॉलिटिशियन भी आजकल देखो पूरा हिंदुस्तान में करप्शन, भ्रष्टाचार का एक पहाड़ बन गया। पॉलिटिशियन लोग तो वादा करते हैं, भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, ब्लैक मनी हम लाएँगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन जब रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में तो कुछ होता नहीं। देखिए कुंभ में हुँ, देखते हैं बहुत लोग चले गए। कुंभ में क्यों हुँ, गए? क्योंकि समस्या इतना है, ये लोग सोचते हैं शायद एक डुबकी लगाने में समस्या का हल हो जाए, इसीलिए लोग गए ना। तो हुँ, देखो हिंदुस्तान में मैं इतना साल हो गया, मैंने एक चीज़ मैंने महसूस किया कि ये इंडिविजुअल का एक इंस्टिंक्ट है। इंडिविजुअल कुछ करते हैं पाने के लिए। देखो जो हुँ। आज़ादी की लड़ाई लड़ा, ये लोग सैक्रिफाइस किया, लेकिन उसका मकसद क्या था? जो आज़ादी मिलनी आज़ादी चाहिए। लेना है। जी। आज़ादी लेना है। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल काम करते हैं, मान लीजिए जो भ्रष्टाचार में जो इन्वॉल्व है, उसको पता है भाई भ्रष्टाचार करेंगे तभी तो मेरा पैसा मेरा जो क्या करे डिपॉज़िट ऑफ मनी बढ़ेंगे। तभी तो मेरा पास 1 गाड़ी की जगह 5 गाड़ी होंगे। तभी तो मेरा पास 1 मकान की जगह 3 महल होंगे। तो इसलिए एक इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड गोल ड्रिवन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव। तो तो जब तक ये हम लोग समाज को उस तरह नहीं ले जा पाएँगे, टीचर्स एंड पॉलिटिशियंस मैं दोनों लोगों को अब आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगर टाइम मिले तो और भी लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फॉर द हुँ, टाइम बीइंग मोस्ट क्रिटिकल जो कंपोनेंट है समाज को बदलने में लिए, एक पॉलिटिशियन और दूसरा टीचर्स। ये समहाउ द अदर ये दोनों में ही ना खोखला हो गया है। ये हुँ, समाज का एक ऐसा ही काइंड ऑफ सिलसिला है, जिस सिलसिला के बजाय इस तरह हम लोग खोखला हो गए। हम लोग अभी हुँ, अपना इतना सेल्फिश हो बन गए, सेल्फ इंटरेस्ट हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं, इसीलिए समाज के बारे में, देश के बारे में हम हुँ, बोलते हैं कि विदेश के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचे, लेकिन जब काम करते हैं, तब हम लोग उल्टा करते हैं। तो उल्टा। ये एक मानसिकता है, एक माइंडसेट, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक ये चलता रहेगा और ये इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बताया मेरा पास कोई मैजिक लंटन नहीं है और अलादीन का हुँ, चिराग भी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में धीरे-धीरे आप देखिए टीचर्स, पॉलिटिशियन लोग जब सोचेंगे ये इस तरह करना चाहिए, शायद मैं नहीं देख हुँ। पाऊँगा बिकॉज़ मैं आई एम टू ओल्ड। शायद उस दिन आने हिंदुस्तान वाले फ़िल्म में। का त्याग हम देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर कि आपने बहुत ही
हम लोगों के सामने इंस्पिरेशनल बातें की। आपने हायर एजुकेशन को सुधारने के बारे में बात की, आपने हायर एजुकेशन एनईपी में बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनके बारे में बात की, आपने एनईपी में क्या-क्या ख़ामियाँ हैं और उसको कैसे हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर आपने बातचीत की। और फिर आपने समाज का और हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या गैप है, उस गैप को आपने दूर करने के लिए भी बातचीत की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बेहतरीन-बेहतरीन बातें की और बहुत अच्छी-अच्छी बातें। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आया होगा। तो धन्यवाद सर। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदाब देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बुलाया और मौका दिया। मेरा दिल में जो है वो बात करने के लिए मैंने खुल्लम-खुल्ला बात किया। इसीलिए कई बिल्कुल, लोग हम को लोग शायद आपको डिस ये अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ कि लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह बात करना चाहिए तभी समाज को हम आगे लेके जाएँगे, हम देश को आगे ले जा पाएँगे। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे विद्युत चक्रवर्ती जी जो आपको हायर एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे थे। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि हमारे में हायर एजुकेशन का की हालत कैसी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स में क्या कमी है, उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एनईपी जो हमारा एक मसौदा तैयार हुआ, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसमें बहुत सारे मेजर्स लिए गए, वो एक्स्ट्राशनल चेंजेस की बात की और उसमें क्या-क्या खामियाँ हैं और क्या-क्या खूबियाँ हैं, उन तमाम पर उन्होंने रोशनी डाली। और भी बहुत सारी बातें की जो हमको उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक पर, किसी और मौज़ू पर आपको नॉलेज सीरीज़ में हम आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे और विद्युत चक्रवर्ती जी को दीजिए इजाज़त। आदाब।